गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा समास की परिभाषा कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं समास के। उनमें अपन ने पढ़ा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास अपन ने पढ़ लिया। अब अपना दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। 2 पद होते हैं जैसे, है ना, तो जो दूसरा पद है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वो विशेष्य होता है। वहां समास में जो पहला पद है उसकी विभक्ति आपको मैं आगे बताऊंगी कि क्या है। विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे ये बीच की विभक्ति है इसका लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में जिस कारक विभक्ति का लोप होगा, यानी आप इसके जो ये विभक्ति है तो इन विभक्तियों में इसके आधार पर इसका नामकरण होता है कि जो विभक्ति इसमें लगी है और जिस विभक्ति का इसमें लोप हो जाएगा उसी आधार पर इसके भेद हो जाते हैं। यानी इन कारक विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद हैं और ये 6 भेद उसी कारक विभक्ति के आधार पर होंगे जिस कारक विभक्ति का इसमें जब अपन समस्त पद विग्रह पद को समस्त पद बनाएंगे तो जिस विभक्ति का लोप हो जाएगा उसी विभक्ति के आधार पर इसका नाम होता है। अभी अपन पढ़ते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। जो विभक्तियां हैं इस विभक्ति के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष, यानी अपन ने इस समास में पढ़ा कि इसमें क्या होता है, इसमें कारक विभक्तियां होती है। तो विभक्तियां यानी कारक अपन जानते हैं कि कारक की जो विभक्तियां हैं उसमें कर्म तत्पुरुष आता है, कर्म आता है, तो इसको कर्म तत्पुरुष क्यों कहते हैं? जैसे ये है समस्त पद, आपके पास आया ये पद हस्तगत। अब आपको इसका विग्रह करना होगा तो हस्तगत, गत यानी गया हुआ, हस्त यानी हाथ, हाथ को गया हुआ, तो अपन क्या कहेंगे? हस्त को गत। अब यहाँ को है, इसका विग्रह है जिसमें क्या है? को है। अब ये को कौन सी विभक्ति आपको ये बतानी है? तो कारक चिन्ह में को किस विभक्ति में आता है? कर्म विभक्ति में। कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति जहाँ है वो कौन सा भाग होगा इसका? कर्म तत्पुरुष का। और इसको अपन कर्म तत्पुरुष क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ को विभक्ति का लोप हो गया, जो समस्त पद बनेगा हस्तगत। हस्तगत जब पद बनेगा तो इसमें को विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए इस कारक का नाम हो जाएगा कौन सा? कर्म तत्पुरुष। देखो मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। शरण को गत, यानी शरणागत मतलब शरण में आया हुआ या शरण में गया हुआ, तो शरण को गत। अब यहाँ को विभक्ति जब हटेगी तो ये शब्द बन जाएगा शरणागत। तो जब को विभक्ति का लोप होगा तो इस समास को अपन कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, जैसे जिस विभक्ति से ये विग्रह हो रहा है और उस विग्रह को जब अपन समस्त पद बनाएंगे तो जो विभक्ति निकल गई, यानी जिस विभक्ति का लोप हो गया उस विभक्ति के आधार पर ही इसका नाम होता है और इसको अपन कहते हैं कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या आएगा? अगला अपना करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या है? से, यानी करण, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या द्वारा। तो जहां जब इसका विग्रह होगा, अब जैसे आपके सामने पद है हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा हुआ, इसका नहीं होता ना। तो अब जब अपन इसका विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह रहेगा? हस्त से लिखित। इस विग्रह को जब अपन समस्त पद बनाते हैं तो यहाँ से का लोप हो जाता है, हस्तलिखित हो जाता है। हो गया हस्तलिखित, तो यहाँ से का लोप हो गया, तो ये इसका नाम क्या रहेगा? करण तत्पुरुष। जैसे क्या कहते हैं अपन? अकाल पीड़ित। तो इसका विग्रह क्या रहेगा? अकाल से पीड़ित। तो जब अपन इसको समस्त पद बनाते हैं तो से का लोप हो जाता है और से का लोप होने से अपन इसको क्या कह सकते हैं? करण तत्पुरुष। हालांकि ये किस समास के भेद है? तत्पुरुष समास की। लेकिन अगर आपसे इसका विभक्ति चिन्ह का भी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस विभक्ति से इसका लोप हुआ है, तो इसका नाम क्या है। अपन इसको तत्पुरुष के किस रूप में रखेंगे? करण तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि यहाँ से विभक्ति का लोप हो गया। ठीक है,
लोप हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विग्रह में आया गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का जब अपन विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, गुरु के लिए दक्षिणा। आपके पास समस्त पद आता है तो आपको विग्रह करना होता है, विग्रह आता है तो आपको समस्त पद बनाना होता है। तो जहां विभक्ति चिन्ह है उस विभक्ति चिन्ह के आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु पद क्या है, विशेष है ना, इसका दूसरा पद प्रधान होता है दक्षिणा। इस दक्षिणा के आधार पर हम लेते हैं गुरु के लिए दक्षिणा। तो जब अपन इसको समस्त पद बनाते हैं तो के लिए का लोप हो जाता है। के लिए का जब लोप हो जाता है तो ये पद क्या बन जाता है, गुरु दक्षिणा। के लिए का लोप होने के कारण इसका नाम क्या रहेगा, संप्रदान कारक। ठीक है, देखो आपको एक उदाहरण बताऊं। समस्त पद क्या है, विद्यालय। विद्यालय का जब आप विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, विद्या के लिए आलय। इसी विग्रह को जब हम समस्त पद बनाते हैं तो के लिए का लोप हो जाता है, और के लिए का जब लोप हो जाएगा तो समस्त पद बनेगा विद्यालय। इसीलिए कौन सा रूप है इसका, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है आपादान। आपको समझ में आ रहा है कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। जब अपन को अपने पास समस्त पद आता है, ठीक है, समस्त पद को अपन को विग्रह करना होता है। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ आप कहो गुरु को दक्षिणा नहीं, क्यों, क्योंकि गुरु है वो सम्मान्य होता है तो उनके के लिए आता है। तो यहाँ कौन सा रहेगा, द्वितीय पद प्रधान रहता है इसमें। ठीक है, इसलिए द्वितीय पद के आधार पर गुरु के लिए दक्षिणा, इसका विग्रह कैसे होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पे के लिए, तो के लिए से कौन सा रहेगा, तत्पुरुष, क्योंकि जिसमें विभक्ति चिन्ह आते हैं वो समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। यानी विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्हों से उसका विग्रह होता है और वो समास कहलाता है तत्पुरुष समास। तो इसमें आपको अगला है आपके लिए अपादान। अपादान का हमें पता है कि अपादान में भी से होता है, करण में भी से होता है, लेकिन अपादान में जो से का भाव होता है वो अलग होने का भाव होता है। भय से भी, अब भय भी, भय से क्या है, डरा हुआ इंसान, तो भय भी वही, जैसे दोष से मुक्त, तो क्या होगा, दोष मुक्त। समस्त पद बन गया था, समस्त पद है दोष। जब आप उसको विग्रह करोगे तो दोष से मुक्त, दोष के लिए मुक्त हो जाएगा, दोष से मुक्त। तो दोष से यानी दोष को दूर करने का भाव है, अलग करने का भाव है। तो यहाँ से कौन सा भाव है, अपादान का। और जहाँ विभक्ति चिन्ह है तो हमें पता है कि वो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा संबंध, संबंध तत्पुरुष। ये सारे तत्पुरुष समास के ही रूप है। आपके पास जब समस्त पद होता है तो आप जब उसको विग्रह करोगे तो जो कारक चिन्ह लगेगा वही कारक चिन्ह से उस समास का यानी उस तत्पुरुष समास के भेद का नाम हो जाएगा। तो जो कारक चिन्ह है, जैसे को है तो करण तत्पुरुष आ गया, से है तो करण तत्पुरुष आ गया, के लिए है तो संप्रदान तत्पुरुष आ गया। से है लेकिन अगर आपके उसमें समासिक पद में अलग होने का भाव है तब अपादान कारक रहेगा। इसके आगे अपना है संबंध कारक। अब संबंध की हमें पता है विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। ठीक है ना, तो का, के, की जिससे होता है राजा का पुत्र। आपके पास सामासिक पद है राजपुत्र, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र होगा तब क्या होगा, कौन सा समास रहेगा, संबंध तत्पुरुष। जैसे देश का वासी, देश वासी आपके पास पद है, आप इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा, देश का वासी। तो देश का वासी का के यानी जिससे संबंध बताया जा रहा है, देश से इसका संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा समास रहेगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है ना, क्योंकि इसका संबंध किससे, राजा का पुत्र, किससे संबंध है इसका, राजा से, राजा का पुत्र।
अधिकरण तत्पुरुष में या पर, ये इसकी विभक्ति चिन्ह हमें पता है कि में या पर का जहाँ लोप होगा वहाँ कौन सा रहेगा, अधिकरण तत्पुरुष रहेगा। जहाँ में और पर का लोप होगा, जैसे नर में वास, वन में वास, तो क्या होगा, वन में वास। जल में मग्न, जल में मग्न, जल मग्न, जो जल में मग्न है यानी जो जल में डूबा हुआ है, तो क्या होगा, में जब यहाँ विभक्ति चिन्ह है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा समास है, अधिकरण, यानी तत्पुरुष समास का अधिकरण का रूप है। जहाँ विभक्ति चिन्ह ये आएंगे कौन से, कारक चिन्हों से, यानी कारक की विभक्तियां जहाँ आएगी वहाँ तत्पुरुष समास होगा। जैसे नरों में उत्तम, तो क्या होगा, नरोत्तम, नरों में उत्तम यानी मनुष्यों में जो उत्तम है उसको क्या कहेंगे, नरोत्तम। तो जहां में विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा समास है, यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। इसके आगे अगला है हमारा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास हमें समझ में आ गया कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होगा, पहला जो पद होगा वो विशेष्य होगा, यानी इससे इसको इसकी विशेषता को बताया जाएगा। हस्त से लिखित, लिखना ये कार्य हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है, हाथ से, तो हाथ की विशेषता बताई जा रही है। तो जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, और पहला पद क्या होगा, विशेष्य होगा। जहाँ पहला पद विशेष्य होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और जहाँ पहले पद की विभक्ति चिन्ह हस्त से, ये विभक्ति चिन्ह किसका है, पहले पद का, तो जहाँ पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाएगा उसे अपन कहेंगे तत्पुरुष समास। और जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम पर इसका नाम हो जाएगा, तो वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्हों की 6 विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, तो जो कर्म कारक की विभक्ति है वो क्या है, को, तो जहाँ को विभक्ति का लोप होगा, को विभक्ति का लोप होकर जो समासिक पद बनेगा वो कहलाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति का लोप होकर जो समासिक पद बनेगा वो कहलाएगा कर्म तत्पुरुष। उसी प्रकार आते हैं के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, तो के लिए की विभक्ति, गुरु के लिए, तो जो के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होकर समासिक पद बनेगा वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे ही आपादान तत्पुरुष है, तो आपादान में जो आपादान की विभक्ति है से का लोप होकर जो समासिक पद बनेगा वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जो संबंध बताएगा, जिस विभक्ति के द्वारा पद से उसका संबंध बताया जा रहा है वहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। ऐसे ही आपका अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष से इसका जिस सामासिक पद में अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति का लोप होकर जो सामासिक पद बनेगा वहाँ होगा अधिकरण तत्पुरुष। तो ये आपका तत्पुरुष समास है। आपको सामासिक पद आए तो उसका विग्रह करना है, विग्रह आएगा तो उसका सामासिक पद बनाना है। जहाँ विग्रह आएगा, जिस विभक्ति का लोप होकर आपकी विभक्ति से उसका विग्रह हो रहा है और उस विभक्ति का लोप होकर जो सामासिक पद आप बना रहे हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसको आपको परिभाषा लिखनी है और इसके भेद लिखने हैं, और ये आपको इसके उदाहरण लिखने हैं। और भी उदाहरण आपको याद हो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसका आपको ये नोटबुक में करना है। देखिए अपन ने 2 समास पढ़ लिए, पहला पढ़ लिया आपने भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। तो हमें इसमें नाम से पता चलता है कि इसमें कर्म का धारण है, यानी जिस समास का पहला पद विशेषण होगा। अपन विशेषण पढ़ के आए, जो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो जो पहला पद होगा वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा, और दूसरा पद होगा वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जब पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद जिस पद की विशेषता बता रहा है तो वो विशेष्य हो गया। तो पहला पद होगा विशेषण और दूसरा पद होगा विशेष्य। ठीक है, वो कहलाएगा कर्मधारय समास। इसमें जो आपस में संबंध होगा विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। ये विशेषण
विशेष्य होगा। उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, यानी जिस पद की विशेषता बताई जाएगी वो पद प्रधान होगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो पद इसमें प्रधान होगा। तो इनमें और उपमान का भी संबंध होगा। ठीक है, अब अपन इसका विग्रह यानी इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नील कमल, नील नीला, कमल की विशेषता बता दी किससे? नीले कमल से। कमल तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ नीले रंग से इसकी विशेषता को बताया गया है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। अब देखो इसका अपन विग्रह करते हैं। नील कमल, तो नीला है जो कमल, जो कमल है उसका रंग कैसा है? नीला है, इसलिए यहाँ ये इसका विशेषण है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, यानी यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई गई है। पुरुष यहाँ पर क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद मतलब ये पूर्व पद और ये इसका उत्तर पद। तो उत्तर पद की विशेषता बताई है महानता, जो पुरुष है वो महान है, तो ये पहला पद क्या हो गया? इसका विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई? पुरुष की, इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण। महाजन, महान है जो जन, जन यहाँ व्यक्ति और महानता उनका गुण है, इसलिए ये इसकी विशेषता है। तो ये पद क्या है? विशेष्य और ये विशेषण। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा क्या है? विशेष्य। आत्मा की विशेषता किससे बताई? महानता से, जो आत्मा है वो महान है, इसलिए ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। सर्वोत्तम, तम उत्तम, सर्व, सर्व में यानी सब में जो उत्तम है, सब में सबसे इसकी विशेषता बता दी उत्तमता की, यानी उत्तम जो गुण है वो सब में उत्तम है, सबसे जो उत्तम होगा। कमल नैन, कमल के समान नैन, तो नेत्रों की विशेषता किससे बताई? कमल के समान। कमल कैसा होता है? खिला हुआ सुंदर फूल होता है ना, तो उससे इसकी विशेषता को बताया गया है। तो जहाँ नैन, नैन क्या है? ये उत्तर पद है और उत्तर पद का मतलब विशेष्य है, तो इस विशेष्य की विशेषता बताई है कमल से कि कमल के समान जिसके नेत्र। तो आपको समझ में आ गया कि जिस समास में पहला पद विशेषण होगा, आपके सामने विग्रह आता है या समस्त पद आता है? विग्रह आता है तो आप उसका समस्त पद कर लीजिए, और समस्त पद आता है तो उसका विग्रह करके देख लीजिए कि जिस पद में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद उसका विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही प्रधान होगा कि इसकी विशेषता बताई गई है। तो जहाँ उत्तर पद प्रधान होगा और जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, एक विशेष्य होगा एक विशेषण होगा, आपस में जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा वो कहलाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, आगे आपको समझ में। आज अपन ने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दो पढ़े। पहले अपन ने पढ़ा अव्ययीभाव समास, तीन समास आपके हो गए हैं, आपको तीनों ही समझ में आ जाने चाहिए। अव्ययीभाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि अव्यय के टुकड़े नहीं होते, इसलिए वो अव्यय उसमें प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसमें विभक्ति चिन्ह से उसका विग्रह होता है, इसलिए उसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अपना कर्मधारय समास, जिसमें कर्म की विशेषता यानी जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पहला पद जिसका होगा विशेषण और दूसरा पद जिसका होगा विशेष्य।